नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सारा कश किताब की कंप्लीट बुक समरी लेकर आया हूं, जिसे साहित्य जगत के जाने माने साहित्यकार और उत्कृष्ट कहानीकार राजेंद्र यादव जी ने लिखा है। मैंने इस किताब का कंप्लीट रिव्यू ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने इस किताब के बारे में स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए डिटेल्ड में बात की है। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं बुक समरी। उपन्यास की शुरुआत समर और प्रभा की सौगात से होती है, जिनका अभी अभी विवाह हुआ है। घर में खुशियों का माहौल है, गाना बजाना चल रहा है कि तभी अचानक डमाडम पिटती ढोलकें और औरतों के गाने बाजे सब एकदम से रुक जाते हैं और एक अशुभ घटना घटित हो जाती है। घर के ठीक सामने वाले घर में सावल की बहू मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्महत्या कर लेती है। इस घटना के बाद ऐसी चीख पुकार और भगदड़ मच जाती है जैसे कहीं कोई भूकंप आया हो और सारे मोहल्ले में चारों ओर शोर शराबा मच जाता है। इधर समर को यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज उसकी सुहागरात है। वह पुरानी परंपराओं और विचारधाराओं वाले परिवार में पला बड़ा हुआ लड़का है, तो उसी सोच से ग्रसित वह सोचता हुआ कि आज उसकी सुहागरात है, उसे शर्म आने लगती है। उसके चिंतनशील कल्पनाशील मन में जहान भर के विचार घर करने लगते हैं। पता नहीं घर वाले और बाहर वाले उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। देश को साहसी और कर्मठ लड़कों की जरूरत है का नारा देने वाला आज चारों खाने चित्त हो गया था। वह सबसे नजरें बचते बचाते घर से निकल पड़ता है और मंदिर में जा बैठता है। विचारों की उधेड़-बुन उसके मन मस्तिष्क में निरंतर गतिमान है। सच तो यह है कि समर यह विवाह करना ही नहीं चाहता था। वह तो इंटर में पढ़ने वाला लगभग 20-22 साल का युवा लड़का है। आगे पढ़ लिख कर कुछ बनकर सबके लिए, देश के लिए कुछ करना चाहता है। उसे यह विवाह अपने माता पिता के दबाव में आकर करना पड़ता है। वह यह शादी नहीं करने के लिए घर वालों के सामने खूब मनौनी करता है, गिड़गिड़ाता भी है, लेकिन उसकी एक नहीं चलती। ना ही घर में किसी के कानों पर कोई जूं रेंगती है। समर एक पलायनवादी और महत्वाकांक्षी लड़का है। पढ़ाई में होनहार तो है ही और खूब मन लगाकर अपनी शिक्षा भी पूरी करना चाहता है। वह भविष्य में पढ़ लिख कर प्रोफेसर बनने के सपने देखता है। प्रभा से विवाह को लेकर उसे अपने भविष्य के बारे में सोचकर डर लगने लगता है कि पता नहीं कैसी लड़की उसके गले मरती है, कैसे चलेगी जिंदगी, या अब यूं ही घुट घुट कर मर जाएंगे और सारे सपने टूट जाएंगे। उस पर भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का गहरा प्रभाव है। समर प्रभा को माया जाल और मुंह में फंसाने वाली स्त्री मानता है और इस विवाह को एक चुनौती मानकर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर लेता है। वह मानता है कि नारी देवत्व की ओर उठते हुए मनुष्य को बांधकर राक्षसत्व के अंधेरे कुएं में डाल देती है। नारी ही पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी है। वह इस विवाह को अपनी इच्छाओं, सपनों की पूर्ति में बाधक मानता है। मंदिर में बैठा बैठा वह भगवान से शक्ति, संयम और सद्बुद्धि देने और खुद को सही मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत की मांग करता है और घर लौट आता है। समर बहुत ही भावुक और अंदर से बहुत ही कमजोर लड़का है। वह भावों और कमजोरियों के उफान में बड़ी जल्दी बहक भी जाता है। वह अपने आप को औरों से भिन्न मानता है और अपना रास्ता हजारों लाखों लड़कों के रास्ते से अलग देखता है। लेकिन जैसा कि सभी विवाहों में होता है, समर भी अपनी सुहागरात की रात को कमरे में प्रवेश करने से पहले प्रभा के बारे में वैसा ही सोचता है जैसा कि सभी नवविवाहित वर सोचते हैं अपनी नवविवाहित वधू को लेकर, कि प्रभा भी नवविवाहित वधू की भांति शर्म से बिस्तर पर गठरी की तरह सिमटी हुई बैठी होगी और जब वह कमरे में प्रवेश करेगा तो उसे देखकर लजाएगी, झिझकेगी। फिर उनमें बातें होंगी, कुछ वह अपनी कहेगी, कुछ वह उसे अपनी सुनाएगा। लेकिन पुरुषवादी मानसिकता में चूर समर जब कमरे में प्रवेश करता है तो हल्की सी तिरछी सी नजर से वह देखता है कि प्रभा वैसी ही सजी धजी खिड़की पर बैठी हुई है, कहीं खोई हुई है। समर के प्रवेश करने पर प्रभा उसकी ओर देखती भी नहीं है। समर चुपचाप पलंग पर आकर लेट जाता है और प्रभा की ओर आशा के तार बांधे कुछ देर लेटा रहता है कि प्रभा आकर उससे बात करेगी। लेकिन जब काफी समय बीत जाता है और प्रभा उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और कोई पहल भी नहीं करती बात करने की, तो समर बिना प्रभा से कुछ बात किए और बिना उससे कुछ बोले छत पर चला जाता है। वह प्रभा के इस बर्ताव को अपना घोर अपमान समझता है। यह घटना समर के पुरुषवादी अहंकार पर कठोर आघात करती है। समर के मन में कुछ कर दिखाने की प्रतिशोधात्मक भावना उमड़ने लगती है।
वह रात भर छत पर लेटा प्रभा के बारे में तरह तरह की बातें सोचता रहता है और रात बीत जाती है। अगले दिन समर और प्रभा की एक दूसरे से ना बोलने की बात सारे घर में फैल जाती है, जिसे जानकर घर वालों में सकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। वे ये देखकर समर और प्रभा को ऊपरी तौर पर समझाने की कोशिश तो करते हैं कि उनमें बात हो, लेकिन चाहते नहीं हैं। उल्टे प्रभा के ऊपर ही इस सब का दोष मढ़ देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो समर की ही तरह समर के माता पिता, भैया भाभी सब इस विवाह से नाखुश हैं। समर की नाराजगी उसकी यह विवाह करने की अनिच्छा तो थी ही, लेकिन सुहागरात के बाद से तो वह प्रभा को पढ़ी लिखी घमंडी लड़की और समझने लगा है। अम्मा बाबूजी इसलिए नाराज हैं कि प्रभा दहेज में उनके मन मुताबिक कुछ भी नहीं लाई थी। इस विवाह के माध्यम से उन्हें आर्थिक दृष्टि से कोई लाभ नहीं हुआ था। भाभी की नाराजगी उनकी ईर्ष्या और द्वेष की भावना है, क्योंकि प्रभा उनसे अधिक सुंदर है, अधिक पढ़ी लिखी है। इसके अलावा भी वह बहुत से गुणों में उनसे अधिक ही है, कमतर नहीं। इसलिए भाभी हमेशा समर को प्रभा के विरुद्ध भरती रहती हैं। इसकी शुरुआत का मौका समर और प्रभा की सुहागरात की रात को बात न करने की बात को जरिया बनाकर शुरू होता है। भाभी द्वारा पिछली रात की बात पूछने पर समर कहता है कि वह प्रभा का घमंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो भाभी आग में घी का काम करते हुए कहती हैं कि प्रभा को पढ़ी लिखी होने और सुंदर होने का घमंड है। अगले दिन जब प्रभा को पहली बार खाना बनाना होता है और समर जब प्रभा का बनाया हुआ खाना पहली बार खाता है, तो जैसे ही वह पहला निवाला खाता है उसे फेंकने के लिए बाहर भागता है और लौटकर खाना नहीं जहर है कहकर थाली को फेंक कर चला जाता है, जिससे प्रभा को अम्मा बाबूजी सबके ताने सुनने पड़ते हैं और नीचा देखना पड़ता है कि खाना बनाना भी नहीं आता। वास्तव में भाभी ने चुपके से प्रभा की बनाई दाल में मुट्ठी भर नमक डाल दिया था। इस घटना के उपरांत विवाह के तीसरे दिन प्रभा अपने भाई के साथ मायके चली जाती है और घर का सारा वातावरण पहले जैसा हो जाता है। यह एक राजपूती संयुक्त परिवार है जिसमें अर्थाभाव की पशुपेश लगी रहती है। घर में कमाई का जरिया बाबूजी की 25 रुपए मासिक पेंशन और बड़े भाई धीरज की 90 रुपए मासिक तनख्वाह है और घर में खाने वालों की संख्या 10 है। इसलिए पैसों की समस्या अम्मा बाबूजी को डराती रहती है। धनाभाव के कारण अम्मा हमेशा हाय तौबा लगाए रहती है, क्योंकि घर में अभी पढ़ने वाले 2 बच्चे और हैं। अमर मैट्रिक देगा और सबसे छोटा बेटा कुंवर छठी में है। सबको पढ़ाना है और फिर मुन्नी भी तो है। मुन्नी समर की सबसे छोटी बहन है, जिसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसका विवाह 16-17 की उम्र में ऐसे व्यक्ति से कर दिया था जिसे अम्मा बाबूजी अच्छी तरह जानते भी नहीं थे। बाद में वह एक शराबी और व्यभिचारी व्यक्ति निकलता है और एक दिन जब वह मुन्नी को किसी दूसरी औरत के चक्कर में आकर उससे छुटकारा पाने के लिए जब बहुत पीटता है, तो मुन्नी को लाचारी में आकर अपने मायके आना पड़ता है और तब से वह यहीं अपने मायके में ही रह रही है। शुरू में घर के सभी लोग मुन्नी को समझाकर उसे यहीं रहने के लिए कहते हैं, मगर कुछ ही दिनों बाद अर्थाभाव की समस्या से जूझते अम्मा बाबूजी मुन्नी पर भी तंज कसने से नहीं चूकते। मुन्नी को ये तंज लगते हैं, जिसकी वजह से वह ना तो किसी से कुछ बोलती है और ना ही कहती है। वह गुमसुम सी रहती है और अब तो तटस्थ रहना उसका स्वभाव हो गया है। समर का विवाह होने से घर में अशांति सी छा जाती है, जिसकी मुख्य वजह तो आर्थिक समस्या ही है। घर में कमाने वाले कम और खाने वाले ज्यादा हैं। घर वाले चाहते हैं कि समर भी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम धंधा करे। यह सुनकर समर निराश हो जाता है और उसे अपना भविष्य संशय में नजर आने लगता है। फिर उसे ध्यान आता है कि इंटर की परीक्षा आ रही है, उसे फीस भरने के लिए पैसों की जरूरत है। अब वे क्या करे? उसके पास बाबूजी से पैसे मांगने के सिवा और कोई विकल्प नहीं होता। वह बाबूजी से पैसे मांगने जाता है तो बाबूजी उसके सामने पैसे फेंकते हुए उल्हाना भरे लहजे में कहते हैं, हमें तो हड्डे पेलने हैं, जिंदगी भर सो तुम्हारे लिए करेंगे। कर्म में लिखा के लाए थे कि लड़के धींगरे ऊंट हो जाए तब तक खिलाना, तो खिलाएंगे। समर अपने बाबूजी से बहुत डरता है और वह चुपचाप पैसे उठाकर वहां से चला जाता है। विवाह के दिनों का सारा दिखावा खत्म हो चुका है और विवाह में हुए कर्ज के कारण अब घर पर कर्जदारों का जमावड़ा लगा रहता है। परिवार के प्रति आक्रोश, पत्नी के प्रति अरुचि, परीक्षा की चिंता आदि ने समर के सपनों को चूर चूर कर दिया है और उसी वजह से वह अब अधिक कुंठित रहने लगा है। पहले तो फिर भी वह घर से भागकर मंदिर चला जाता था, लेकिन जब से उसने पुजारी का पंजाबी शरणार्थी के प्रति अमानवीय व्यवहार देखा है, उसने मंदिर जाना भी बंद कर दिया है। इधर मुन्नी का झुकाव प्रभा की ओर बढ़ने लगा था, क्योंकि मुन्नी भी प्रभा की ही भांति एक पीड़ित नारी है। वह प्रभा के दर्द को महसूस कर सकती है।
एक दिन समर को खाना परोसते वक्त मुन्नी समर से पूछती है कि भैया, क्या वास्तव में आप पहले दिन से भाभी से नहीं बोले और क्या आप दूसरी शादी करना चाहते हो? मुन्नी समर से प्रभा के बारे में बात कर ही रही होती है कि भाभी आ धमकती हैं और प्रभा की बुराई करना शुरू कर देती हैं। समर पहले तो यह सब नहीं समझता और प्रभा की बुराई सुनते सुनते वह मन में सोचता है कि प्रभा सच में कितनी घमंडी लड़की है, उसे अपनी पढ़ाई लिखाई का कितना घमंड है। उसने मायके जाकर उसे एक पत्र भी नहीं लिखा। वास्तव में प्रभा को मायके गए 6 महीने से अधिक हो गए थे और उक्त घटनाओं के चलते समर ने भी इस दौरान प्रभा से बात करने की कोई कोशिश नहीं की थी, न ही कोई पत्राचार किया था। वह अक्सर प्रभा के बारे में सोचा करता था और उसे अपनी नाजायज महत्वाकांक्षाओं के कारण हुई गलती का आभास भी था। इधर भाभी गर्भ से चल रही हैं और उनकी तारीख भी नजदीक आने लगी है। प्रभा को लाने के लिए अम्मा बाबूजी अमर को भेज देते हैं। समर को प्रभा के आने की बात अमर से ही पता चलती है। साथ में वह यह भी बताता है कि ससुराल वाले अम्मा बाबूजी और भाभी की आदि की बुराई कर रहे थे, लेकिन तुम्हें अच्छा बता रहे थे। साथ ही अमर यह भी बताता है कि प्रभा की तबीयत खराब है तो ससुराल वालों ने उसका ख्याल रखने के लिए कहा है। समर को अपने द्वारा प्रभा के साथ किए गए बर्ताव के बारे में सोच सोच कर आत्मग्लानि होने लगती है। समर का मन प्रभा के प्रति कोमल हो उठता है। शाम को जब वह अपने कमरे में पढ़ते हुए अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में सोचने लगता है तो उसे भाभी के कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है। आवाज प्रभा की होती है, जो अपनी भाभी से कह रही है, जबरदस्ती वहां कहाँ सोऊं? मुझसे तो नहीं होता भाभी की कोई धुतकारता रहे और उसके पीछे पीछे घूमते रहो, ठोकर मारता रहे और उसके तलुए चाटते रहो। उनकी बोर्ड की परीक्षा है, मैं उन्हें क्यों तंग करूं? इन बातों को सुनकर समर का पुरुषवादी अहंकार फिर जाग उठता है और वह निर्णय करता है कि वह प्रभा से कभी कोई संबंध नहीं रखेगा। वह रात भर यही सोच सोच कर कुढ़ता रहता है, क्रोध में, कुंठा में और विरक्ति की भावना में सुलगता रहता है। अंततः वह निश्चय करता है कि वह प्रभा के सामने झुकेगा नहीं और प्रभा से कभी न बोलने की कसम खा लेता है। भाभी को बच्ची होने से घर का सारा काम प्रभा के ऊपर आ जाता है, फिर भी वह सब कुछ ऐसी आसानी से और चुपचाप कर लेती है मानो कोई मशीन हो। उसे यह सब करने में कोई कष्ट नहीं होता। हर नया काम ऐसी स्वाभाविकता से ग्रहण करती चली जाती है कि लगता ही नहीं था कि उसे काम करने में कहीं कोई अनिच्छा का लीश या थकान है। पहले प्रभा को काम करते देख समर को तृप्ति मिलती थी, लेकिन अब प्रभा का इस तरह दिन रात काम में लगे रहना समर की व्याकुलता को और बढ़ाने लगा है। प्रभा नई नई थी तब किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं गया कि वह अपने बड़ों के आगे पर्दा नहीं करती, लेकिन जब यह बात घर वालों के सामने आई तो अम्मा बाबूजी ने प्रभा को टोका, साथ ही बड़े भाई धीरज ने भी समर को टोका। प्रभा पर्दा तो नहीं करती मगर घर के बड़ों के सामने बोलती भी नहीं है। बच्ची के नामकरण संस्कार के दिन समर जब घर आया तो घर में अम्मा चिल्ला चिल्ला कर कुछ कह रही थी। भाभी फूट फूट कर रो रही थी। इसका कारण था कि प्रभा का पंडित जी द्वारा बनाए गए गणेश जी को मिट्टी का ढेला समझकर बर्तन मांजना। समर गुस्से में आकर प्रभा के गाल पर जोर से थप्पड़ मार देता है। बाद में उसे आत्मग्लानि भी होती है। वह मन ही मन कहता है कि 7-8 महीने में पहली बार बात की, वह भी गाली से। पहली बार बात की, वह भी तमाचे से। उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगता है। यद्यपि वह प्रभा के प्रति उदासीन रहने का प्रयास करता है, तथापि प्रभा की स्थिति देखकर उसका हृदय पसीजने लगता है। एक दिन भाभी की बच्ची का दूध ना जाने कैसे गिर गया था। उसका जिम्मेदार भी प्रभा को ठहराया जाता है और उसे खूब सुनाया जाता है। समर यह सब देखकर शांत रहता है, उस पर इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सर्दियों के दिनों में भी प्रभा थोड़े से ही कपड़ों में अपनी जिंदगी काट रही है। उसकी साड़ी में कई जगह छेद हो चुके हैं। वह अंदर ही अंदर सूखती जा रही है और उसका सौंदर्य भी झुलसता जा रहा है। एक दिन जब खुली छत पर वह अपना सर धो रही थी तो बाबूजी द्वारा इस बात को लेकर बात का बतंगड़ बना दिया जाता है। तब मुन्नी द्वारा प्रभा का पक्ष लेने पर वह थोड़ा शांत होते हैं। समर की परीक्षा आने लगी है। वह खूब मन लगाकर पढ़ना चाहता है, पर वह यह चाहकर भी अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता। वह हर वक्त प्रभा के बारे में ही सोचता रहता है। साथ ही उसे यह डर भी लगा रहता है कि कहीं अगर इस बार फेल हो गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। जैसे तैसे परीक्षाएं खत्म होती हैं, पेपर अच्छे हो जाते हैं, जिससे उसके मन का बोझ कुछ कम होता है। इम्तिहान खत्म होने के बाद समर अपने दोस्त दिवाकर के साथ सिनेमा देखने जाने का कार्यक्रम बनाता है। घर लौटने पर पता चलता है कि 2-2.5 साल बाद अचानक मुन्नी का पति मुन्नी को साथ ले जाने के लिए घर आया है।
बाबूजी मुन्नी को भेजने के लिए राजी होते हैं, परंतु मुन्नी जाने से इनकार कर देती है। वह बिलक बिलक कर रोती है, गिड़गिड़ाकर बाबूजी के पांव पकड़कर ना जाने का निर्णय करती है, पर सुनता कौन है। बाबूजी को बिरादरी में होने वाली बदनामी का डर है, जिससे वह मुन्नी को उसके पति के साथ भेज देते हैं। जाते समय मुन्नी बहुत रोती है, पर किसी से कुछ नहीं कहती, सिवाय समर को। वह समर से बस इतना ही कहती है कि भैया भाभी से बोलना, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। समर की परीक्षा होने के बाद उसके पास कोई काम धंधा नहीं रहता, तो वह दिन भर ऐसे ही इधर उधर भटकता सा दिन निकालता है। बड़ा भाई धीरज उसे कुछ काम करने के लिए कहता है, जिसके संबंध में समर अपने मित्र दिवाकर से इस विषय में बात करता है। जब वह घर लौटकर आता है तो घर में बाबूजी गरज रहे होते हैं। वजह थी प्रभा का छत पर दाल बीनने जाना। प्रभा के इस तरह छत पर जाने पर अम्मा उसके चरित्र पर संशय करने लगती है, जिसे प्रभा सहन नहीं कर पाती। वह कहती तो कुछ नहीं है, पर तीखी नजरों से अम्मा को देखकर रह जाती है। रात में समर दिवाकर के घर से खाना खाकर लगभग 11 बजे रात को लौटता है। मन में अनेक चिंताएं उठ रही होती हैं। वह अपने कमरे में लेटा हुआ है कि उसे प्यास लगने लगती है। कमरे में पानी नहीं था। आधी रात बीत चुकी होती है। वह पानी पीने के लिए रसोई में जाता है तो सीढ़ियों पर एक कोने में बैठी हुई प्रभा को रोता देखता है। पानी पीकर वह अपने कमरे में लौट आता है, लेकिन प्रभा को इस तरह भरी सर्दी में रोता देख, बिलखता देख उसका मन अत्यंत विचलित हो उठता है और अंतर्द्वंद की स्थिति में वह पुनः प्रभा के पास आता है और लगभग 1 साल बाद उनमें प्रथम बार कोई बात होती है। वह प्रभा से उसके रोने का कारण पूछता है। तब प्रभा रोती हुई कहती है कि आपको क्या है, आप जाकर सोइए ना, और तड़प कर कहती है 1 साल से तो कभी आपको मेरी चिंता हुई नहीं कि मरती है कि जीती है, ऐसी क्या खास जरूरत आ पड़ी अब आप जाकर सो जाइए, मैं आ जाऊंगी। समर को आत्मग्लानि होने लगती है। वह प्रभा को अपनी बाहों में भींचकर कमरे में ले आता है। उसका मन ग्लानि से इतना ज्यादा भर जाता है कि दोनों रात भर बिना कुछ एक दूसरे से कहे लिपट कर रोते रहते हैं। सुबह होती है और प्रभा समय से उठकर अपने काम पर चली जाती है और जाते जाते समर को एक पोस्ट कार्ड लाने के लिए कहती है। दोस्तों, यह इस उपन्यास के प्रथम खंड पूर्वार्ध सांझ बिना उत्तर वाली 10 दिशाओं की समरी थी। इस उपन्यास के दूसरे खंड उत्तरार्ध सुबह प्रश्न पीड़ित 10 दिशाओं की समरी के लिए बने रहिए। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।